बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आज डेडलाइन में दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक लाहौर हाई कोर्ट से मिलने वाले रिलीफ पे है जो मुस्लिम लीग नून को मिले, और दूसरा जो है कोयटा बम ब्लास्ट पे है। हज़ारा कम्युनिटी को एक दफ़ा फिर से टारगेट किया गया। पहले मौजू पे आते हैं। मुस्लिम लीग नून को नाज़रीन यके बाद दीगरे लाहौर हाई कोर्ट से जो है रिलीफ मिल रहे हैं, और इन रिलीफ की वजह से नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात उठ रहे हैं। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून नैब के रिडार पे है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से ऐसे फैसले आ रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। इन फैसलों में सरे फहरिस्त हमजा शहबाज की बात करते हैं। हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रिलीफ मिला। 2 असासे थे, आमदन से जायद असासा जात और रमजान शुगर मिल केस के हवाले से उन पर रिलीफ मिला है। 6 अप्रैल को नैब ने हमजा शहबाज की रिहाइश गाह पर 24 घंटे के दौरान 2 मरतबा छापे मारे, ताहम गिरफ्तारी ना हो सकी। हमजा शहबाज के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 8 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। 8 अप्रैल को हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को 17 अप्रैल तक गिरफ्तारी से फिर रोक दिया। नाज़रीन, हमजा शहबाज के वालिद और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी लाहौर हाई कोर्ट से ही रिलीफ मिला। शहबाज शरीफ को 6 अक्टूबर 2018 को नैब ने आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में गिरफ्तार किया। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ भी 2 रेफरेंसेस दायर कर रखे हैं। 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों रेफरेंसेस में जमानत की दरखास्त मंजूर करते हुए शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दे दिया। रिलीफ पाने वालों में हनीफ अब्बासी भी पीछे नहीं। हनीफ अब्बासी को 21 जुलाई को इंसदादे मंशियात की अदालत ने एफेड्रीन कोटा केस में मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वो 2018 में होने वाले इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो गए। हनीफ अब्बासी इलेक्शन में शेख रशीद के मद्दे मुकाबिल थे। हनीफ अब्बासी के खिलाफ मुकदमा 21 जुलाई 2012 में दर्ज हुआ। इन पर इल्जाम आयद किया गया था कि इन्होंने ग्रेस फार्मा के नाम पर 2010 में 500 किलो एफेड्रीन मंगवाकर अद्वियात बनाने के बजाय फरोख की। ताहम हनीफ अब्बासी तकरीबन 9 माह जेल काटने के बाद 11 अप्रैल 2019 को लाहौर हाई कोर्ट से रिहा हो गए। अब सवाल ये बनते हैं, क्या पाकिस्तान में जो है केसेस वो महज सियासी बुनियादों पर बनाए जाते हैं? क्या हमें अपना अदालती निज़ाम बेहतर बनाने की ज़रूरत है, या नैब के केसेस इतने होते ही कमज़ोर हैं कि जब वो हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ से एक्विटल हो जाता है? इन्हीं केसेस पे आज डिटेल गुफ्तगू होगी। एक प्रोग्राम में छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पर गुफ्तगू करेंगे। खुशामदेद नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे। इंतखाबात से पहले कुछ फ़ैसले आए और उसके बाद अब कुछ फ़ैसले आ रहे हैं। इंतखाबात से पहले जो फ़ैसले आए उनकी वजह से कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो गए और वो इंतखाबात नहीं लड़ सके, और अब जब फ़ैसले आ रहे हैं तो लाहौर हाई कोर्ट से स्पेशली हम देख रहे हैं कि रिलीफ़ मिल रहा है मुस्लिम लीग नून को। और वो रिलीफ़, अगर उस रिलीफ़ की बात करें और फ़ैसलों को मेरिट पर देखें तो आज हमारा सवाल यही है कि कौन से फ़ैसले मेरिट पर हैं? पहले जो फ़ैसले आए वो मेरिट पे हैं, या अब जो फ़ैसले आए हैं वो मेरिट पे हैं? क्या इंतखाबात की जल्दी में, क्या पॉलिटिकल डायनामिक्स उस पर असरअंदाज हुए, उन फ़ैसलों को किसी न किसी तरह से किसी एंगल से इन्फ्लुएंस किया या नहीं? इस पर आज बात करेंगे। अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बताइएगा, पहले फ़ैसले मेरिट पर आए थे या अब जो फ़ैसले हैं वो मेरिट पे हैं? पहले फ़ैसले क्या जल्दी में लिखे गए, इस वजह से उनमें कानूनी सुकम रह गए? अब जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बिल्कुल रिवर्स कर दिए गए हैं। अच्छा, मैं बताता चलूँ, चूँकि देखता आया हूँ मैं पहले दोनों फ़ैसलों में ज़रा बहुत फ़र्क है। ज़्यादातर फैसले जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट 184(3) के अंदर, जो पनामा के अंदर फैसला आया और वो प्रेसिडेंट मौजूद थी डिस्क्वालिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अब सगेशियस राइटर्स 1262(1)(f) की बड़ी वाज़ेह तौर पर इंटरप्रिटेशन आज नहीं पुरानी कर दी हुई है। वहाँ एक वो इशू आया। दूसरा ये आया कि ये जो पैसे, ये जो दौलत बनाई है, एसेट बियॉन्ड मीन है, करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस है, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला भिजवा दिया नैब को जी। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, रेफरेंस और ट्रायल कोर्ट। मैं पूरा ड्यू प्रोसेस बताने लगा हूँ कि ट्रायल कोर्ट से फैसले हुए और वो मामले आए अपीलों में।
आपने 2 फैसले मैं रख देता हूँ। पहला फैसला सस्पेंड किया एवन फील्ड का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। यस, सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, ये तारीख समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और सुप्रीम कोर्ट चूंकि वजह है कि बेल अलाउइंग के प्रिंसिपल और कैंसलेशन के प्रिंसिपल डिफरेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कह दिया कि 199 के नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिलना है, बेल नॉट एज ए रूटीन मैटर है, एक्सट्रीम हार्डशिप दिखानी। और वो प्रिंसिपल का इतलाक अल अजीजिया में हुआ। आपने देखा कि मेरिट के ऊपर बेलें वापस ले ली, मैं रिकॉर्ड की बातें हैं, मैं कोई इजाफी बात नहीं कर रहा। फिर मेडिकल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसअलाउ कर दी, सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पे दी, और उसके अलावा बाकी 184(3) में महंगाई। नहीं सर, वो तो ठीक है। इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरफान कादिर साहब, सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुस्लिम लीग नून को जो लाहौर हाई कोर्ट से उनके हक़ में फ़ैसले आए हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि इंतखाबात से पहले कुछ केसेस के फ़ैसले आए, अब हम देख रहे हैं कि वही केसेस के फ़ैसले रिवर्स हो गए, तो सर कोई उनमें कानूनी हुक्म था? आप किस तरह से देखते हैं उन फैसलों को? देखिए, आपने एक बड़ा जनरलाइज सवाल किया है। अगर आप मुझे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करें सर, अगर हनीफ अब्बासी के केस को देखें, जी, हनीफ अब्बासी के केस को देखें तो हम देखते हैं कि हनीफ अब्बासी के केस जब लाहौर हाई कोर्ट ने अब बेल दिया, 8 ऐसे लोग थे जिन पर इल्ज़ाम था, लेकिन उनमें से सिर्फ हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वो जो है ख़त्म कर दी गई है। मुझे याद है ये बहुत साल पहले एफेड्रीन केस के फैक्ट्स मेरे सामने आए थे, और मेरा ये व्यू था कि ये केसेस जो हैं ये नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के नीचे ये केसेस बनते ही नहीं है। और उसकी जो वजह थी वो बड़ी सिंपल थी, और ये थी कि इन्होंने जो कोटाज लिए थे, उन्होंने कहा जी जो इन्होंने एफेड्रीन के कोटाज लिए थे उतना उन्होंने दवाइयों में नहीं एफेड्रीन इस्तेमाल की, बल्कि इजाफी एफेड्रीन को मिल गई थी और बाद में वो नारकोटिक की तरफ चली गई। जी जी। अब ये जो था ये बहुत फारफेश बात थी, और मैं समझता हूँ जिन्होंने केस बनाया है उनको भी शायद इस कानून की समझ नहीं थी। अगर एफेड्रीन का कोटा जो एक हद से ज्यादा हो जाए तो मामला जो ड्रग एक्ट के नीचे आता है, उसमें नारकोटिक्स का कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग केस के फैक्ट्स को यूजली समझते नहीं है, हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं और बड़ी खुशी होती है जब देखते हैं कि कोई भी पकड़ा गया। और ये एक रीत सी बन गई है कि ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों को जब हम देखते हैं कि वो पाबंदे सलासल हो रहे हैं तो हम उनके फैक्ट्स कम देखते हैं और इस चीज़ की खुशी बहुत मनाते हैं कि जी हमने बड़ी करप्शन पकड़ ली है या बहुत गलतकारी हो रही थी जो कि हमने उसका सदेबाब कर दिया। और अगर आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री देखें जी सर, तो अनफॉर्चुनेटली जब से पाकिस्तान बना है जितने भी हुकूमती तब्दीलियां आई हैं वो यही कह के आई हैं कि जी वो जो हुकूमत थी वो करप्ट थी, लिहाजा उसको निकाल दिया गया। वो जो पैटर्न है साथ साथ वो भी चलता जा रहा है, जिस तरह आपने शुरू में सवाल किया था और कहा था कि ये खास तौर पे ये क्या हो रहा है। तो एक तरफ तो उसके जो लीगल रिपरकशंस हैं केसेस के वो हमारे सामने आ रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लीगैलिटी में ये केसेस बने ही नहीं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत जो है वो भी साथ साथ रेगुलेट हो रही है। तो ये दोनों चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि सियासत और लॉ को ये जो गिटमिट कर दिया गया है ये नहीं होना चाहिए। सर डू यू थिंक कि वो मुकदमा सियासी नोयत का था और उसका फैसला भी कुछ इसी टाइप का पॉलिटिकल डायनामिक्स उसमें जो है असरअंदाज हुए? बिल्कुल हुआ, क्योंकि अगर आप देखें तो उसका टाइमिंग देखें आप। ये हनीफ अब्बासी का जो फैसला जब हुआ था तो इलेक्शन शायद उन दिनों में होने वाले थे। जी बिल्कुल सर। यानी ऐसा वो टाइमिंग था कि उससे इम्प्रेशन यही गया कम से कम, और फिर उसके फैक्ट्स जो है वो तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि वो केस मैंने तो खुद कहा कि बनना ही नहीं चाहिए था वो केस। और सिंपल फैक्ट्स हैं उसके कि भाई हनीफ अब्बासी के बारे में कोई एविडेंस निकाल के दिखा दें कि हनीफ अब्बासी ने उससे कोई नारकोटिक सब्सटेंस बनाया है या हनीफ अब्बासी ने नारकोटिक सब्सटेंस वालों को खुद दिया, उस पर तो एविडेंस कोई जीरो है। और इस तरह के इतने सीरियस क्राइम्स में जहाँ पे कि सजा इतनी ज्यादा हो वहां पे आप रूल ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं और स्लाइटेस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट हैज टू गो टू द एक्यूज, और यहाँ पे तो एवरीथिंग इज डाउटफुल। तो ये जो तमाम चीजें हैं उससे एक इम्प्रेशन ये जरूर जाता है कि ये तो जैसे हम रेगुलेट कर रहे हैं कुछ लोगों को इस तरीके से
तो मैं समझता हूं कि हमें इस चीज में कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और इरफान साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, क्या सियासी मुकदमा था ये? अच्छा, मैं पहले बताता चलूं, खुद ही इरफान कादर साहब ने बता दिया ये पुराना केस था, पहले तो ये समझ लें। दूसरा, जो कि मैंने रिकॉर्ड देखा है, इरफान कादर साहब ने उस केस का ट्रायल का पूरा रिकॉर्ड नहीं देखा। जिस तरह उसको लिंगर ऑन करते रहे और जिस तरह उस, यानी ये केस का फैसला 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। बहरहाल वकील बदले, जो भी तरीका, जो भी डायनामिक्स लगाए उन्होंने। और ये मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता चलूँ, स्पेशल लॉ है, इसको ज़रा नॉर्मल लॉ से हट के करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में ड्रग एडिक्शन की हालत आपके सामने है, शीशा आम है, आपने यानी कहाँ कहाँ देखे। मैंने तो पिटीशन फाइल की हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये हम ये सिर्फ ये कह के ओहदा भरा नहीं हो सकते कि एफेड्रेन था। भाई एफेड्रेन का ये तो एडमिटेड बात है कि उस तादाद से ज़्यादा अगर इस्तेमाल हो तो वो ड्रग में इस्तेमाल होती है, उसके अलावा कंजम्पशन कोई नहीं है। अब जितने हिसाब से वो ली गई वो रिकॉर्ड नहीं है अद्वियात बनाने के हवाले से, वो तो रिकॉर्ड की बात है कि ही हैज फेल्ड टू एस्टैब्लिश, कोई रिकॉर्ड नहीं दे सके। और ये अल्टीमेटली अब देखें, ये ओनर्स तो बेसिकली यानी इन केसेस के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये देखना कि कोई डायनामिक्स नहीं है, कोई टाइमिंग, हम क्यों टाइमिंग को इसको लेकर चलते हैं। मैं उससे खतरनाक केस आगे बताने लगा हूँ। मैं बहरहाल ट्रायल ने फैसला दिया, ट्रायल ने फैसला दे दिया। अब वो तारीखी बात क्या बताने लगा हूँ कि ये केस तो पिंडी में चल रहा था, ये पिंडी से लाहौर में कैसे हुआ? किसी ने सवाल किया इस बात के? इरफान खान साहब को शायद नहीं पता, चले मैं बता देता हूँ। ये बाकायदा यहाँ पर चला और एक दरखास्त फाइल हुई, और दरखास्त उन्हीं मेरे चंद दोस्त वोकला ने फाइल की, जो आजकल बड़ा इन है सारे कामों के अंदर। और दरखास्त फाइल होती है चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस को नोटिस भी देते हैं और केस ट्रांसफर कर देते हैं लाहौर। अब मैं वो भी जिक्र नहीं करना चाहता। फिर जिस बेंच में लगी वो, मैं जो 1-2 हेयरिंग देखी है ना वहाँ पर, मैं उन बातों में नहीं जाऊँगा। मैं तो सिर्फ 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह कहूँगा कि लाहौर हाई कोर्ट में जो मौजूदा चीफ जस्टिस आने के बाद बहुत कुछ तब्दीलियां आई हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनका कहाँ ताल्लुक है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन 3-4 इशू बड़े सामने से। अब ये एक इशू आ जाए, आप अपने प्लेटफॉर्म से उसमें एक जज साहब है, इसके अलावा नैब के केसेस देख लें, उसमें एक जज साहब है, केस मेरिट पर डिसाइड करती है। हम वी बिलीव बीइंग अ जर्नलिस्ट, वी बिलीव इनको उन केसेस के साथ मिलाया नहीं जा सकता, इंडिविजुअल केसेस हैं। इरफान साहब, एक और केस हम आपके सामने रखते हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब का केस। और लाहौर हाई कोर्ट से जब डिसीजन आया और उन्होंने कहा कि ये केस टोटल नैब की बदनीयती पर मबनी था, इस केस को सर आप कैसे देखते हैं? ये कौन सा केस फरमा रहे हैं? राजा कमरुल इस्लाम साहब का, मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी पिंडी से, और कुछ ही रोज़ कबल हुई थी इंतखाबात में, वो भी हिस्सा लेने जा रहे थे और उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और लाहौर हाई कोर्ट ने उसका फ़ैसला दिया, और लाहौर हाई कोर्ट में जब वो केस सुना गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि नैब ने ये केस बदनीयती पर मबनी था, इसलिए बनाया था, लिहाजा राजा कमरुल इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया। फिर देखें, इस केस के जो फैक्ट्स हैं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखे, लेकिन एफेड्रीन केस के फैक्ट्स जो हैं वो मैं जानता हूं और मुझे पता है। और ये जो अजहर सिद्दीक साहब बहुत ज्यादा जोश जज्बात में आ जाते हैं, मैं जब भी फैक्ट्स पे बात करता हूं तो मैंने फैक्ट्स देखे होते हैं, मैं कोई इमोशनलिज्म में नहीं बह जाता। तो लिहाजा ये जो इन्होंने कुछ अभी बातें की हैं, ये मुझ पे बजाय इसके कि ये कमेंट करें कि मुझे फैक्ट्स का पता है। मैंने आपके नहीं किया, मैंने लाहौर हाई कोर्ट की वर्किंग पे बात की है। ओके, ठीक है। अब मैं राजा कमरुल इस्लाम की आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूँ। जी। साफ पानी जो कि 56 कंपनियों जिस तरह ये बनाई, वो मैं बेसिकली कंप्लेनेंट मैं ही हूँ। वो कंपनियों की कॉर्पोरेशन से पैसा ट्रांसफर होने से ये सारे मामला स्टार्ट वहां से हुए, हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, नैब में कंप्लेंट्स फाइल हुई। ये वकीलों का क्या काम है कि ये कंप्लेन? जरा मैं अभी बात जरा खत्म कर लेने दें, अभी जरा बात, मैं बात खत्म कर लूं जरा। अजहर साहब किस कैपेसिटी में आपने ये केस फाइल किया वो जरा बता दें, किस कैपेसिटी में फाइल किया? आप प्राइवेट लिटिगेंट हैं। ना, मैं फिर बताता चलूं कि हमारी एनजीओज हैं, कुछ डिफरेंट हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर देखती हैं। जब ये कुछ सवाल पूछा कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कहाँ है, जब वो देखा, पता लगा कि घरों पे ठप्पे लगा के जो गवर्नमेंट के काम थे डेवोल्यूशन के तहत कंपनियों को दे दिए गए। फिर डीपली मामला, इंफॉर्मेशन मांगी गई, इंफॉर्मेशन ना मिली, फिर नैब के सामने रखा गया। अब मैं उससे आगे चलना चाहता हूँ। लेकिन सर वो जब लाहौर हाई कोर्ट में गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स सुने और सारे फैक्ट्स के बाद कहा कि ये नैब ने बदनीयती पर मबनी केस बनाया। आसानी हो जाएगी। इसमें पहली तो बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में ये डिस्क्वालिफिकेशन के इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है।
नैब की इंक्वायरी, नैब वाला मामला क्या, अभी तो सजा नहीं हुई ना नैब के हवाले से, अभी तो रेफरेंस फाइल होके वो जमानत पे रहा हुए हैं, जमानत पे रहा होना। और हर एक को पता है कि बेल की जो भी आप ऑर्डर देते हैं वो टेंटेटिव इन नेचर है, और सुप्रीम कोर्ट हमारी कह चुकी है कि बेल देते हुए डिटेल में फैसला नहीं करना, नहीं कर सकते। इसी तरह हनीफ अब्बासी का केस अभी सस्पेंशन हुई है, बेल हुई है, यानी इसको बेल बना के कहना कि केस गलत था, ये अभी बहुत जल्दी। इरफान साहब, एक और अहम जो केस है हमारे सामने, और वो हम देख रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना केस, और उसमें अब पीटीआई हुकूमत की जानिब से एक पैटिशन फाइल की गई है और कहा गया है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उन्होंने अपने मैंडेट से तजावुज़ किया, जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं जजेस के उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। आप समझते हैं क्या कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो जजमेंट है फैज़ाबाद धरना केस में, वो जो है उनके कोड ऑफ कंडक्ट, जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है? जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट को मैं समझता हूँ कि बुरी तरह से वायलेट किया गया, और मैं इस पे इसलिए ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा इस वक्त कि इनमें से एक केस पे मैं भी वकील हूँ, और मैं किसी केस पे तब तक वकील नहीं बनता जब तक मैं श्योर ना हूँ कि इस पे जो मेरिट्स केस जो है वो सही है, और हमारा केस जो है मैं इस पे काफी श्योर हूँ कि वो बिल्कुल सही है ऑन मेरिट्स, और इसलिए मैं मजीद इस पे कमेंट अब नहीं करूँगा। सर अजहर साहब, इसी केस पे आ जाते हैं, तो एक बहुत रेलेवेंट और वैलिड सवाल जो बनता है कि ये फैज़ाबाद धरना जो हुआ ये मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, लेकिन पीटीआई ने किस हैसियत से जो है अब नज़र सानी की अपील की है? तमाम तर मामला जो धरने केस का हुआ वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, और अब जो है हम देख रहे हैं ना सिर्फ हुकूमत बल्कि शेख रशीद की जानिब से भी, एम की जानिब से भी एक नज़र सानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, तो इनका क्या ताल्लुक बनता है? देखिए, मैं एक बात अर्ज़ करता चलो, जो कि पीटीआई के हवाले से वो भी शायद गालिबन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन एक बात जो मैं किसी वक्त हैरान होता हूँ, हमारे यहाँ चंद जजेस हैं जो 184(3) के यानी अपना इरफान कादर साहब भी अब यहाँ नहीं ये सवाल उठा रहे कि 184(3) की ये जुरिस्डिक्शन जो एक्सरसाइज हुई है क्या ये उन पैरामीटर्स में आती थी? बड़ा सिंपल सवाल है। इस तरह के कई इशूज है, यानी मैं वो तारीख में नहीं जाना चाहता कि जब इमरान धरने कर रहे थे तो लाहौर हाई कोर्ट से कैसे फैसले आ रहे थे, धरना रोका गया, वो एक लाता, मैं उन चीज़ों में अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ, पिछले दिनों आपने देखा जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब का भी एक फैसला आया, और यहाँ एक सवाल बड़ा सिंपल सा है कि गालिबन चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ था। नहीं, मैं फिर बात अर्ज करता चलूँ, बड़ा जब वो बेंच में थे हिम्मत करके उसी वक्त आना चाहिए था। अब ये बैठ के हम और 184 हम नहीं डिसाइड सर, चले मैं इसके हवाले से बता दूं, मैं समझता हूं कि वो जजमेंट, दैट जजमेंट नीड्स टू बी रिव्यू, कि जितना सेटल लॉ है उस सेटल लॉ से ये आगे चली गई है। यानी अगर आप जाना चाहते हैं, यानी आप तो चले गए हैं फैक्ट्स में, और फैक्ट्स में बाकायदा ट्रायल कंक्लूड कर दिया आपने फाइनली होल्ड कर दिया बगैर कोई ट्रायल किए हुए, एविडेंस कॉल किए हुए। ये नॉर्मल प्रिंसिपल है ज्यूरिस्प्रूडेंस के, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के। सर मेरा सवाल वहीं पे स्टैंड करता है, पीपल वांट टू नो कि कौन सी ऐसे मिसकंडक्ट हुआ है जजेस की जानिब से, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की स्पेशली बात की जाए, वो फैसले का हम तो बड़ा मीडिया तो बड़ा आइडियलाइज करता रहा उस फैसले को, क्योंकि अवाम को बेसिकली जो फैसला है वो अवाम के हक में है, और वो इस तरह के प्रोटेस्ट आइंदा जो मुल्क में होने वाले हैं उनसे रोकता है। आप क्या अच्छा, मैं छोटी सी मिसाल दे दूं आपको। अच्छा, ऐसे ही रोकने थे तो बड़े जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए लाहौर में, वो अपना वुमेन डे के नाम से, एवरीबडी नोज। क्या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं करते रही तारीख में? हम जो बैठ के हम जो आइडियलाइज, ये काम था जो पार्लियामेंट के अंदर आके, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, आर्टिकल 17 लेकिन अगर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के फतवे दिए जाए, अगर जजेस के खिलाफ गला काटने का कहा जाए और बीच में इस्लाम को इन्वॉल्व किया जाए, डोंट यू थिंक इट्स अ बिग इशू? मैं इसको इसलिए नहीं ज्यादा, मैं तो अभी देखे अभी रिसेंटली मैंने, अब यहाँ ये बात थी ना, अब तस्वीर के दो रुख देख ले, आपके सोशल मीडिया पे या चैनल्स ने वो कुछ नहीं दिखाया, और बाकी जो कुछ अदालतों को मिलाइन करना और जो हम सब कुछ देखते रहे, आप यहाँ नहीं देखा हम लोगों ने। और ये देखिए, ये जो पैरामीटर तय बैठ के हम सोची बैठे हैं ना, यहाँ कुछ ऐसे काम थे जो रेगुलेटरी इदारों को करने चाहिए थे। मिसाल के तौर पर अभी इसहाक डार साहब आ रहे थे, इश्तिहारी आदमी है, इरफान कादिर साहब से आखिरी सवाल करूंगा। इरफान कादिर साहब, आप समझते हैं कि नैब जो इतने रेफरेंस फाइल करती है उसका रेडार हर टाइम ऑन रहता है, किसी भी सियासतदान हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, तो क्या नैब की इतनी तैयारी भी होती है कि वो आगे उसे डिफेंड कर सके?
जी बिल्कुल, नैब की तैयारी होती है केसेस में। ये सारा मूर्द इल्जाम आप नैब को नहीं ठहरा सकते। बहुत से केसेस पीछे जो बनाए गए हैं वो नैब ने नहीं बनाए, वो अदालतों ने बनाए हैं। अदालतें जो है वो पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर आ गई थी और अब वो जुरिस्डिक्शन को इस कदर उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया कि अब वो वक्त आ गया है कि अदालतों को भी किसी तरह से इस चीज का अदराक होना चाहिए कि अपनी जुरिस्डिक्शन जो है उसके अंदर रहें, उससे तजावज ना करें, वरना अदालतें जो है सर आप कह रहे हैं 184(3) को रेगुलेट होना चाहिए। नहीं, रेगुलेट नहीं, 184(3) इज वेरी क्लियर। उसका जो मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके अंदर अदालतों को रहना चाहिए और ये हम लोगों ने बताना है। लेकिन अगर वुकला और अदालतें मिल जाएंगी और वुकला जो है वो कंप्लेंटें फाइल करेंगे और अदालतों के सामने अपने फैसले करवाएंगे और खुद भी पार्टी बन जाएंगे, तो फिर उनमें जो एक इंडिपेंडेंस है बेंच और बार की वो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए मैं बहुत सख्त इस चीज के खिलाफ हूँ कि जजेस या वुकला जो है वो लिटिगेंट बन जाए, उनको लिटिगेशन से अपने मामलात में दूर रहना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात अर्ज कर दूं, 184(3) पे दर्जनों फैसले हैं और हम कोई इंडिविजुअल बैठ के उसको क्रिटिसाइज इस कॉन्टेक्स्ट में करना जुरिस्डिक्शन सेट। और जहां तक नैब के हवाले से हम कहते हैं नैब केस क्यों नहीं बनाए भाई, 70% कन्विक्शन रेट है, इनमें सिर्फ जमानतें हुई हैं, अभी ट्रायल में सजाएं होनी है। अजहर साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। अजहर साहब, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे देंगे जो आज हमने केस बिल्ड किया है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से। नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान तो जरूर है। नहीं, देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं चूंकि कमर जमान साहब के दौर में भी देखता रहा हूं, मैं अब भी सारी पोजीशन देखता हूं। मेरे ख्याल में जो नैब इस वक्त वाइब्रेंट, जो नैब इस वक्त काम कर रही है ना, जैसे मैंने बताया 70% के करीब कन्विक्शन रेट है। वजह यह है कि फोरेंसिक एविडेंस तक चीजों का हाथ नहीं जाने देता। और आप जब जिस दिन बरी होंगे ना, ये जमानतें मिलना कोई इशू नहीं है। लेकिन एक सवालिया निशान जरूर है। JIT मॉडल टाउन के हवाले से ना सस्पेंड की है, 2 जज साहिबान है, एक नैब के केसेस सुनता है और एक ANF के हवाले से। एक अब हाईकोर्ट का फैसला ही देख लें आप, और फिर रिट पिटीशन फाइल हुई है बेल की, वो लगी है मंडे को, और स्टे यानी रिट में नोटिस नहीं हुआ, स्टे हो गया। वो स्टे क्या था, जमानत होगी। यानी ऐसे कई सवालात हैं, उनको जुडिशियल नॉर्म पे टेस्ट करना चाहिए। हमें पसंद या नापसंद के नहीं, मैं उनको जुडिशियल नॉर्म पे सेट कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि लाहौर हाईकोर्ट के जितने फैसले हैं वो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो जुडिशियल नॉर्म से, प्रेसिडेंट से, जो हमारी जुडिशियल हिस्ट्री है उससे हटके। नाज़रीन, हमने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसले दिए गए वो फैसले क्या थे, उन पर क्या कोई कानूनी नुकात हैं उनके, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हज़ारा कम्युनिटी पे जो हमले हो रहे हैं उस पर का जिक्र करेंगे और पूछेंगे साहिब इक़्तिदार लोगों से आखिर यही कम्युनिटी क्यों। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम में बात करेंगे कोयटा में हज़ारा बिरादरी पर एक दफ़ा फिर हमला हुआ। मुतादिद बार इस जो है कम्युनिटी पर हमले होते रहे हैं, लेकिन रियासत अभी तक खामोश है। इस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, इस कम्युनिटी की नस्ल कशी की जा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि इस कम्युनिटी को सिक्योरिटी नहीं फराम की जाती। हज़ारा के नाम से कोई भी शख्स हो वो अपने आप को पाकिस्तान में गैर महफूज तस्वुर करता है। नाज़रीन, इस बम ब्लास्ट से पहले 3 रोज़ कबल रमज़ान मेंगल नामी शख्स को जो है रिहा किया गया। रमजान मेंगल नामी शख्स जो है कल अदम तंजीम से ताल्लुक रखता है। अगर उसका प्रोफाइल आपके साथ शेयर करें तो कल अदम तंजीम लश्कर जंगवी का ये अहम रुकन है। पुलिस के मुताबिक वो मुख्तलिफ मजहबी बुनियाद पर कत्ल गारत के वाक़यात में मुलविस रहा। मार्च 2005 में इस वक्त के DIG कोयटा परवेज रफ़ी भट्टी ने कहा कि रमजान मेंगल को न्यू सरियाब रोड के इलाके में गिरफ्तार किया गया, जहां वो बेस बदल कर रह रहा था। कोयटा में नाज़रीन यके बाद दीगरे जो हमले होते हैं, इन हमलों में ये मुलजिम जो है पुलिस को मतलूब था। 2004 में आशूरा के जलूस पर हमले और दीगर वाक़यात में रमज़ान मेंगल किसी ना किसी हवाले से मुलविस रहा। अब ये पुलिस कहती है रमज़ान मेंगल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10 लाख रुपए का ऐलान किया था। कोयटा में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात में भी ये शख्स मुलविस रहा है। 2018 के नाज़रीन आम इंतखाबात में कल अदम तंजीम अहले सुन्नत वल
जमात बलूचिस्तान के सरबराह के तौर पर यह शख्स सामने आया और कोयटा के हल्के NA-26 से ये उम्मीदवार था। ताहम इन्हें इंतखाबात में नाज़रीन बदतरीन शिकस्त हुई और इस शिकस्त के बाद सिर्फ 1100 वोट हासिल कर सके, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के आगा हसन 2034 वोट लेकर कामयाब हुए। एक महीने तक नाज़रीन पिछले ये पुलिस की डिटेंशन में थे और आज से जो है तकरीबन 5 रोज़ कबल इनको छोड़ा गया और जैसे ही ये डिटेंशन से बाहर आए तो हम देखते हैं कि 2 दिन बाद उसके हम कोयटा में उसी हज़ारा कम्युनिटी पर जिनके लिए एक थ्रेट कंसिडर किए जाते थे दोबारा हमला होता है। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि रियासत इन दहशतगर्दों के आगे क्यों बेबस है, इनको प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया जाता है। हमारे साथ सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब मौजूद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है और यही पार्टी जो है कोलिशन में PTI के साथ है, रूलिंग पार्टी है। इससे क्वेश्चन करेंगे। सर मुझे बताइएगा कि रियासत क्यों ऐसे दहशतगर्दों के आगे बेबस है, क्यों दोबारा उन्हें रिलीज़ किया गया है? बहुत शुक्रिया। मेरा कतन ये ख्याल नहीं है कि रियासत बेबस है, बल्कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि पिछले 10 साल का अगर एक बर्ड्स आई व्यू लिया जाए और टेररिज्म की स्पेसिफ़िकली हज़ारस के हवाले से बलूचिस्तान में जो एक रैम्पेज किलिंग हुई है उसमें बतदरीज कमी आई है। एक इंसान की जान का ज़ियाब जो है उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन माजी में जिस तरह एक स्पेक्टेकुलर मैस किलिंग्स होती रही हैं, 100 150 अफराद बैक वक्त शहीद होते गए हैं, वो टेंडेंसी मेरे ख़्याल में मैनेजेबल लेवल तक आ गई है। लेकिन क्या ये कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुका है? ये थ्रेट कतई नहीं हुआ। वो ग्रोह जो माजी में चाहे वो लश्कर जंगवी के नाम से काम करते रहे हैं या किसी और नामों से वो ऑपरेट करते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़ी कंसिस्टेंट कार्रवाइयाँ रियासत ने की है, रियासती इदारों ने की हैं। मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, जैसे उस्मान सैफुल्लाह कुर्द था, आमिर रिंद था, नासिर रिंद था, क्या कहते हैं, सर बहुत कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये हमने बताया अभी कि बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गई हैं। एक बंदा जो हेट स्पीच कर रहा है, हेट स्पीच पे इन्वॉल्व है, जिसके पुलिस ने 10 लाख रुपए जिस पर रखे हुए हैं और वो हम देखते हैं कि उसे डिटेंशन में भी ऑफ एंड ऑन रखते हैं, लेकिन फिर आप रिलीज़ कर देते हैं, प्रोसिक्यूट क्यों नहीं करते हैं? देखिए मैं स्पेसिफ़िकली इस इंडिविजुअल पे भी अगर हम कमेंट करें, हेट स्पीच के ज़िमरे में अगर कोई कानून की वायलेशन करता है तो कानून ही उसकी सज़ा तजवीज़ करता है। उसमें MPO के तहत रखना होता है, उसकी टाइम लिमिटेशंस होती हैं। अगर अनटिल अनलेस वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी फ़र्द हो, वो वायलेंट एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होता तो वो एक और कैटेगरी होती है। और अगर कोई डायरेक्ट टेररिज्म में या उसका फैसिलिटेटर होता है या उसका एग्जीक्यूटर होता है, उसको उस कैटेगरी में आप नहीं रख सकते हैं। कानून हम यहाँ पर मैं नहीं समझता हूँ कि किसी मुग़लिया सल्तनत को रूल कर रहे हैं जहाँ पे फरमान जारी होना है और फरमान के तहत लोगों को सज़ाएँ होनी है। पाकिस्तान के आइन के तहत, पाकिस्तान के कवानीन के तहत जो भी रिकमेंडेड पेनल्टीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होती हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। यही सूरत हाल बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती रही हैं। मेरा कतई ये ख्याल नहीं है कि रियासत बेबस है, बल्कि रियासत एक्टिव मोड में है, रिस्पॉन्सिव मोड में है। वो उनको सर्च कर रही है, उनको हॉन्ट कर रही है। एक्टिव मोड में, लेकिन कंसिस्टेंटली इस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, इस कम्युनिटी की नस्ल कशी की जा रही है और अगर ये असला उठाने पे मजबूर हो गए तब रियासत क्या करेगी? देखें, ये बहैसियत जर्नलिस्ट आपका व्यू तो हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी में किसी को भी असला उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, नो मैटर व्हाट। सर हमारे पास दुनिया के केसेस ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे जिस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जाता है, जिस पे ज़्यादा जुल्म और जबर किया जाता है, वो कम्युनिटी अपने स्ट्राइव के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो फिर हथियार उठाने पे मजबूर हो जाती है। मैं तो इस कम्युनल लाइन को टेक ऑन करने को कंडेम करूँगा। अगर कोई इसको कम्युनल एंगल से देख रहा है तो वो इस माशरे के साथ और इस रियासत के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है। इस कम्युनिटी की बचाव में जो दूसरी कम्युनिटी है, लेट मी कंप्लीट, इस कम्युनिटी की बचाव में फ्रंटियर कोर के वो नौजवान जो बज़ाहिर उस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक नहीं है, वो अपनी जानें देते हैं टू प्रोटेक्ट दिस कम्युनिटी।
रियासत का काम, अगर खुदा न ख्वास्ता ये सूरत हाल होती कि रियासती इदारों में जो इस कम्युनिटी के अलावा जो लोग थे वो या तो इसको नज़रअंदाज कर रहे होते या उसके लिए जान देने के लिए तैयार ना होते, तो फिर तो सवाल यकीनन उठता था। लेकिन अगर रियासत खुद जाने दे रही हैं उस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर किसी कम्युनिटी का भी आम रेस करने का कोई जवाज़ नहीं पड़ता। आई टोटली गेट योर पॉइंट। रियासत अपनी जाने दे रही है, FC के जवान भी इसमें शहीद हुए हैं, हम बिल्कुल उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। वो हज़ारा कम्युनिटी को बचा रहे थे, वी फर्मली बिलीव दैट। लेकिन फिर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कहाँ करती है? रियासत बचाना चाह रही है कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी खुद भी नहीं ऐसी के जो वायलेंट हो, जिनकी कोई वायलेंट मूव हो, तो फिर क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम लाई करती है? मैं अर्ज़ करता हूँ आपके पास। देखें, आपको अगर इन फॉल्ट लाइंस को कोई डिनाई कर रहा है कि हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो सेल्फ इवेसिव मोड में है, वो ख़ुद को धोखा देने के मोड में है। यकीनन टेररिज्म की जो सीड्स यहाँ पे बोई गई हैं, उन सीड्स के जो रेमिनेंट्स हैं वो बार बार इस तरह की इनोसेंट सिटीज़नरी को, मेरी नज़र में हज़ारा कम्युनिटी का नुकसान को बयान करने के अलावा अगर हम ये बयान करें कि पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं आज, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, यहाँ पर मेरी यार सुन ले, आज मेरे भाई, यहाँ पर आज हज़ारा कम्युनिटी के साथ साथ 20 अफराद में से 7 अफराद हज़ारा कम्युनिटी से हैं और जो मेजॉरिटी तादाद है वो नॉन हज़ारा कम्युनिटी से हैं। अगर हमने विक्टिम्स को इस तरह की डिविजन्स में डाल के और एक नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल में हम कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं। दे आर ऑल द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। टेररिस्ट ने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो इस फ़िके से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जो इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनको भी शहीद किया है। सर, इट्स नॉट अबाउट, इट्स नॉट अबाउट हज़ारा में सिर्फ शिया बिरादरी नहीं है, इसके वहाँ पे लिबरल्स भी हैं, वहाँ पे जो हैं सेक्युलर्स भी हैं, सिर्फ फ़िके की बात नहीं है। बात अगर आपने कही है कि हज़ारा कम्युनिटी को हम एज अ पाकिस्तानी सबको देख रहे हैं, लेकिन जब बात होती है हमले की, तो इसी कम्युनिटी को क्यों, हज़ारा में जाके क्यों बम फटता है, कहीं और क्यों नहीं फटा? मस्तुंग में 200 अफराद जो शहीद हुए सिराज रैसानी के साथ, वो कौन थे? सर बिल्कुल हुए, लेकिन मैग्नीट्यूड 200 अफराद का आप मैग्नीट्यूड को अंडरमाइन करना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल अगर देखें, मैं यही कह रहा हूं कि आपका प्रेमाइस दुरुस्त नहीं है। वो 200 अफराद नस्लन बलोच थे, एक मखसूस कबीले से ज़्यादा उनका ताल्लुक़ था, तो हम क्या ये नैरेटिव जनरेट करेंगे जनाब इस कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया गया? इसका सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दें। सर बिल्कुल आपकी बात मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, अनवारुल हक काकड़ साहब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये एक किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया। ये मेरा व्यू है कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को मुख्तलिफ मौक़ों पे टारगेट करके टेरर फैलाया जाता है। ग्रैंड पिक्चर ये है, ठीक है, और उस ग्रैंड पिक्चर में रियासत ने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है, ज़िम्मेदारी के साथ करना होता है, और तमाम शहरियों की इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो पूरी होनी चाहिए। इन हमलों का जिम्मेदार किसे समझते हैं, क्या देख रहे हैं? देखें, इसके दो एंगल्स हैं, सोशल एंगल भी है, पॉलिटिकल एंगल भी है, और एक इंटेलिजेंस पिक्चर भी इमर्ज होती है हमारे यहाँ। आपको इंटेलिजेंस इनपुट्स भी आ रही होती हैं। 98% इन वाक़यात में जो लोग मुलव्वस होते हैं, बदकिस्मती से उनके ताने बाने जो जुड़े जाते हैं वो अफ़गानिस्तान में इस्टेब्लिश्ड कैंप्स हैं। वहाँ पर जितने भी ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट या सेपरेटिस्ट हैं, दोनों की कोर्जन है, दोनों की प्रेजेंस वहाँ मौजूद है। उनकी फैसिलिटेशन बदकिस्मती से अफ़गान इंटेलिजेंस इदारे कर रहे होते हैं, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस इदारों का नाम इसमें आ रहा है। ये तमाम बड़े ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में इनको हैंडल करते हैं, टारगेट्स प्रोवाइड करते हैं, और एक ऑर्गेनाइज्ड टेरर कैंपेन हमें सूरत उसकी इमर्ज होते हुए सामने आ रही है। सर, इमरान खान की एक स्टेटमेंट आती है और जिसमें वो कहते हैं अब पाकिस्तान की सरजमीन जो है दहशतगर्द नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, और उसके कुछ ही दिन बाद देखते हैं हम ये इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। देखें, इमरान खान की स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल, आई फर्मली बिलीव इन दैट। जब उन्होंने ये कहा है कि इस्तेमाल नहीं होगी, उससे मुराद कतन जो ली जा रही है वो ये नहीं है कि तमाम के तमाम टेररिस्ट हमने कंट्रोल कर लिए हैं। उससे मुराद ये है कि खुदा न ख्वास्ता रियासत के इदारों की कनाइवेंस नहीं है इनके साथ।
जो आउटलॉज हैं, जो आपके आइन को तस्लीम नहीं करते, जो आपके कवानीन को तस्लीम नहीं करते, वो वक्तन फ़वक्तन आपको चैलेंज कर रहे हैं और उस चैलेंज को रिस्पॉन्ड करना आपकी ज़िम्मेदारी है। सर, व्हाट स्टेप्स यू हैव टेकन टू प्रोटेक्ट योर पीपल? मैं अप्रिशिएट करूँगा यहाँ पर जो फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो प्रोविंशियल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने अपनी जाने दी हैं। इसमें तवातुर के साथ ऑपरेशंस हो रहे हैं, लोरलाई में हुए हैं, क्वेटा के आउटस्कर्ट्स में हुए हैं। मैं सैकड़ों ऐसे ऑपरेशंस का हवाला दे सकता हूँ जिसमें फ्रंटियर कोर के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, पुलिस के, लेवीज़ के लोगों ने इन एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की है, उनको भी एलिमिनेट किया है, अपनी जानों का नजराना भी दिया है। काकड़ साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, रियासत कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन FATF वाले तो मानने को ये बात तैयार नहीं है। ग्रे लिस्ट में हम अभी भी हैं और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं वो सफिशेंट नहीं है, हम किसी भी टाइम ब्लैक लिस्ट में चले जा सकते हैं। अगर ये वाक़यात तवातुर के साथ हमारे मुल्क में होते रहे तो हम जल्द ब्लैक लिस्ट में होंगे FATF की। इस हवाले से क्या कंसर्न है बलूचिस्तान हुकूमत में? क्योंकि 3 वाक़यात हम देख रहे हैं कि अभी हालिया दिनों में 3 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जो कि शिद्दत पसंदी के हैं और जिसमें पाकिस्तानियों की जानों का ज़िया हुआ है। FATF का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा कतन ख्याल नहीं है कि इस तरह के वाक़यात से उनका ताल्लुक़ है। FATF एक इकनॉमिक टूल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया जा रहा है ताकि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के सर्टन जो डिलीवरेबल हैं उसमें उसके बिहेवियर को चेंज किया जाए। इसको तमाम सतह के लोग बेहतर अंदाज में समझते हैं। पाकिस्तान एक ऐसे नैरेटिव का शिकार रहा है जिसमें बदकिस्मती से उसने अपने केस को बेहतर अंदाज में आर्टिकुलेट नहीं किया। पाकिस्तान ने जो ये 80,000 अफराद की जानों की कुर्बानी दी है, आप मुझे बताएं कि ख़ित्ते में या यूरोपियन कॉन्टिनेंट में या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके इतने अफराद जो हैं वो विक्टिम बने हैं टेररिज्म के? हमारे बने हैं। लेकिन उसके बावजूद क्रिटिसिज्म हम पे ही रहती है। हमारा कहना उसमें ये है कि जो हमारी कैपेसिटी में है, पाकिस्तान की इंटेंट बहुत क्लियर है। बहुत सारे जगहों पे टेररिज्म में कल B-52 के वहाँ पर ख़बरें आ रही हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अमेरिकन B-52 उड़ा दिया। तो क्या उन्होंने कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहा? ज़ाहिर है। अब कंदहार में सैकड़ों कैदी भाग गए थे अमेरिकन कैद से। मुल्ला उमर वहाँ पर अमेरिकन कैंप के कोई 30 किलोमीटर के फासले पे साल रह रहे थे। तो क्या वो जानबूझ के कर रहे थे? ये चैलेंज जो टेररिज्म का है, इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि लोग आपके सामने हों और वहाँ पर एक टेरिटरी उन्होंने ऑक्युपाई की हो और आप जाकर उनको स्ट्रेट मैनर में एलिमिनेट कर दें। ये कोवर्ट वॉर है। ये आपके पॉपुलस के अंदर जो है ना, जिस तरह सुई भूसे में छुपी हुई होती है, कंसील्ड लोग होते हैं, इसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आपको करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात उसमें आपको कामयाबी होती है, बाज़ औक़ात आपको उसमें कामयाबी नहीं होती है। ये बदकिस्मती से एक ऐसी जंग है जो कि शेल्फ लाइफ इसकी शायद आने वाले चंद सालों में मज़ीद रहेगी। हमें इसकी नेचर को भी समझना पड़ेगा और इसको लड़ने का ढंग भी। How long would it take? I can't say it can take a week, it can take 10 years. This is not for me to predict. मैं कतन इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इस जंग की प्रोडिक्शन कर सकूँ कि टाइमलाइन इसकी क्या होगी, और जो करेगा वो भी हिमाकत करेगा। You have to formalize the strategies. मैं फिर आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई करेगा, अगर किसी की वाक़यतन इस चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग है तो वो बहुत अहमकाना काम करेगा कि वो इसकी टाइमलाइन दे। इसकी टाइमलाइन कोई नहीं दे सकता। पूरे रीजन डिस्टेबलाइज हुआ। बट सर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर ऐसे वाक़यात तवातुर के साथ हमारे मुल्क में होते रहे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि ऐसे वाक़यात उनकी 1 to 10 अगर आप रेटिंग करेंगे तो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। आप 2013 के पाकिस्तान को देखें और जूं वक्त कट रहा है, हम बेहतर पोजीशन में हैं। एक ज़माना था जब लोग आपको ताने देते थे कि आप नॉर्थ या साउथ वज़ीरिस्तान में नहीं जा सकते। आज शवाल वैली में भी आपका एक कंप्लीट कंट्रोल है। पाकिस्तान ने इस लेडर पे बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। लेकिन मैं अगेन आप ही की बात पे आता हूँ। आपने कहा था एक बंदे की जान का भी ज़िया होता है तो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है।
एक बंदे की जान की भी अगर उसका ज़िया होता है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हकीकत की सूरत हाल ये है कि लोगों की जानें ज़ाया होती हैं और साथ में अगर रियासत आइडल बैठी है, वो कैलस है, वो इनडिफरेंट है, तो उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बनती है। लेकिन अगर वो अपनी कैपेसिटी में उस फाइट के अगेंस्ट कमिटमेंट शो कर रही है, लड़ रही है, तो जंग एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें बदकिस्मती से कभी आपका नुकसान होता है और कभी आपके मुखालिफ का नुकसान होता है। अगेन आई एम कमिंग टू हज़ारा कम्युनिटी एंड दैट्स माई प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन। अब आपने कहा कि रियासत उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन अगर इस ब्लास्ट के थोड़े से हकाइक को देखें तो सिर्फ एक बंद गोभी के अंदर आईडी जो है या फिर वेजिटेबल मार्केट में चली जाए, वेयर आर सिक्योरिटी पर्सनल्स? मैं फिर आपके खिदमत में यही अर्ज़ करूँगा कि इस तरह के वाक़यात, इस तरह की इनोवेटिव टेक्टिकल चीज़ें इस जंग में वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आती हैं। ये जंग की नेचर ऐसी है कि वो नित नए तरीके अपनाते हैं और आप उन नित नए तरीक़ों को रिस्पॉन्ड और कंट्रोल करना चाहते हैं। उस प्रोसेस में बाज़ औक़ात आपका नुकसान होता है। अगर आप ये कहें कि जी ये जंग भी हमने लड़नी है और हमारा नुकसान ना हो, तो ये नहीं हो सकता। अगर आप इस अंदाज से इसको देखेंगे तो आपको हमेशा मायूसी ही होगी। आपको इसको देखने का अंदाज़ तब्दील करना पड़ेगा। हमारी कमिटमेंट, हमारे लड़ने का तरीका, हमारी इंटेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर देयर एंड वी विल हॉन्ट देम टिल द लास्ट मैन। क्या नेशनल एक्शन प्लान पे सही मानों में अमल दरामद हो रहा है? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान पे बहुत सारे लोगों का ये व्यू है कि जो 20 पॉइंट्स थे उनमें मुकम्मल तौर पे या कम्प्रहेंसिवली शायद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। लेकिन क्या इसको बिल्कुल अबेंडन कर दिया गया था? तो माय आंसर वुड बी नो। उसकी यकीनन कुछ ना कुछ अचीव उसमें हुआ है और जो नहीं हुआ है उस पर फर्दर फोकस करना चाहिए और उसको भी पॉजिटिव इंगेजमेंट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना। नाज़रीन, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से डिटेल डिस्कशन हुई हमारी। उन्होंने कहा कि जिन अफसरान ने जाने दिए एफसी के वो भी पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल हमारा भी यही पॉइंट है कि हर यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स, उसकी जान इंपॉर्टेंट है और वो सबसे पहले पाकिस्तानी है, फिर किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। लेकिन तवातुर के साथ जब इस कम्युनिटी पे हमले हुए तो हम मजबूर हो गए ये सवालात उठाने पे। उम्मीद है आपको प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। कंबर ज़ैदी को फीडबैक देना अपना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।